Everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the difference between Memorandum of Association and Articles of Association. इसमें हम कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. यहाँ पे जो मैं नोट्स यूज़ करूँगी उनको आप इजीली जो है कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट से लिंक में डाल रही हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं. एक्चुअली दोनों ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनके बिना एक कंपनी को हम फॉर्म नहीं कर सकते. मतलब इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस के टाइम पे ही दोनों को डिज़ाइन किया जाता है. दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, अगर हम मीनिंग के बेस की बात करें, वो कंपनी का चार्टर होता है. मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो डिफाइन करता है कि कंपनी की क्या क्या पावर्स हैं, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कंपनी का एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है. मतलब कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो सकती है. ये जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये कंपनी के लिए बाउंड्रीज सेट करता है, जिन बाउंड्रीज के अंदर है कि कंपनी को काम करना होता है. एक्टिविटीज़ की बाउंड्री सेट करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बाउंड्री सेट करता है. जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कंपनी का कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है, उनकी लायबिलिटी कैसे रहने वाली है, ये चीज़ डिफाइन करता है. कंपनी का जोग्राफिकल एरिया क्या रहने वाला है, ये भी डिफाइन करता है. और ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो अपने डिफाइंड स्कोप के अंदर है कि काम करे और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करे. देन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है कंपनी की रूल बुक होती है. रूल बुक इन द सेंस कि हमने जो एमओए के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं उनको अचीव करने के लिए कंपनी जो है कैसे काम करेगी. कंपनी के जो भी डिफरेंट पार्टी हैं, जो भी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं और जो जनरल मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या क्या राइट्स रहने वाले हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ रहने वाली हैं, कैसे वो काम करेंगे, कैसे कंपनी डिसीजंस लेगी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मतलब कंपनी और कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है कि कंपनी को ऑपरेट कैसे किया जाएगा. देन डेफिनेशन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो जो है मेमोरेंडम है एक लीगली ओरिजिनली फ्रेम्ड या फिर एक अल्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि या तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई कि मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव क्या है ये. बस इतना बताया गया है कि जो मेमोरेंडम है वो एक ओरिजिनली फ्रेम्ड और एक अल्टर्ड टाइम टू टाइम एक अल्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि या तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है. According to Section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि इसकी मैनेजमेंट को गवर्न करेंगी. मतलब कंपनी की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि कैसे कंपनी डिसीजन लेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्या उनकी पावर्स रहने वाली हैं, कितने डायरेक्टर्स रहने वाले हैं, रिटायरमेंट कैसे होगी उनकी, उनका इंसेंटिव के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट में भी क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो मैनेजर्स हैं उनको इंसेंटिव्स कैसे पे करे जाएंगे, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, सब कुछ जो है एओए के अंदर डिफाइन होता है. देन लीगल प्रोविजंस, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 4 है वो एमओए के रिगार्डिंग सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं इंक्लूड करता है. एंड जो सेक्शन 5 है वो एओए के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनको इंक्लूड करता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 5. सबॉर्डिनेट टू, मतलब कौन किससे नीचे है, किसका सबॉर्डिनेट है. देखिए, जो एमओए है वो ओनली कंपनीज एक्ट का सबॉर्डिनेट है. कि एमओए जो है
उसमें वो एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही इंक्लूड नहीं है। मतलब कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो काम हो सकता है वही काम हम एमओए में इंक्लूड कर सकते हैं, उससे फर्दर हम नहीं कर सकते हैं। और जो एओए है वो एमओए का भी सबऑर्डिनेट है और कंपनीज एक्ट का तो ऑब्वियसली है ही है। मतलब कि जो एक्टिविटी हम लोग एमओए में इंक्लूड करके रखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एओए को डिज़ाइन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं हम एओए में डिज़ाइन करेंगे। एओए में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हो सकते हैं जो कि काउंटर करते हैं एमओए वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एमओए का स्कोप है उसको अगर काउंटर करते हैं तो हमें एओए को चेंज करना पड़ेगा और हम जो है एमओए को जो है मानेंगे, ना कि एओए को। सुपरमेसी, कौन सुप्रीम है? जो एमओए है वो एओए से सुप्रीम है। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एमओए और एओए जो है वो एक दूसरे के अपोजिट कुछ बात बोल रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है मेमोरेंडम जो है हम उसको फॉलो करेंगे, ना कि आर्टिकल्स को। और हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज भी करना पड़ सकता है इधर। और जो एओए है वो एमओए का सबऑर्डिनेट है। एमओए जो है हमेशा एओए से सुप्रीम रहता है। पर्पस क्या है इनको डिज़ाइन करने का? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है और कंडीशंस को डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, और उसकी इनकॉर्पोरेशन की कंडीशंस को डिफाइन करता है। और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आउटसाइडर पार्टीज के साथ जोड़ता है कि अगर कोई भी आउटसाइडर जो है बिजनेस के साथ डील करने जाएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करने जाएगा, तो वो पहले उसके एमओए को स्टडी करेगा और देखेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, इसका अपने शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ ये कर सकता है। जो ऑब्जेक्टिव्स का जो क्लोज है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आई थिंक, कि उसमें हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रीमाइजेस क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी पावर्स क्या क्या करने की हैं। तो कोई भी अगर थर्ड पार्टी बिजनेस के साथ डील करने जा रही है तो ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस ये काम कर सकता है। और ये जो पर्पस है वो एमओए सर्व करता है। देन जो एओए है वो कंपनी की रूल बुक है जो कि आउटसाइडर से रिलेटेड बेसिकली नहीं है, वो कंपनी के खुद की मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि मैनेजमेंट जो है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई तुम्हारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होने वाली है, जो मैनेजर हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ही डिफाइन करता है। और जो इसका मेन गोल है एओए का वो कंपनी की मैनेजमेंट को डायरेक्ट करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो इजीली अकम्प्लिश हो सकें। एमओए गोल्स को सेट करके बताता है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, और जो एओए है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सिस्टमैटिकली अचीव किया जाएगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, वो सब कुछ बताता है। नाउ कंटेंट्स, जो एमओए है उसके कंटेंट एकदम सिस्टमैटिकली होते हैं। 6 क्लोजेज होते हैं जिनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। फर्स्ट इज योर नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। इसके लिए आप ये याद रख सकते हो अगर आपको सीक्वेंस में याद नहीं हो रहा है। नेवर रीड ओल्ड लव कार्ड्स अगेन, मैंने एमओए की जो वीडियो शेयर की है उसके अंदर भी मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। एन स्टैंड्स फॉर नेम, R stand for registered office, O stand for objects, L stand for liability, C stand for capital and A stands for association. Never read old love cards again. Now जो एओए है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ये जो एमओए होता है वो साइज़ में अगर हम बात करें वो एओए से कम रहता है, बिकॉज उसमें हमें स्पेसिफिकली जो है मेजर चीज़ें जो हैं ये इनको डिफाइन करना होता है। लेकिन एओए में जो है कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कैसे शेयर्स को इशू किया जाएगा, किस टाइप के शेयर्स को इशू किया जाएगा, कैसे जो है डिविडेंड दिया जाएगा, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनको हम पेमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सारा सब कुछ होता है, डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग सारा सब कुछ होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इसमें डिफाइन किया जाता है, सिक्योरिटीज़ को डिमेटलाइज कैसे किया जाएगा, फॉरफीचर कैसे किया जाएगा, ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा शेयर्स को, अगर हम कैपिटल को अल्टर करना है उसको कैसे किया जाएगा, एमओए और एओए में अल्ट्रेशन हमें करनी है वो कैसे की जाएगी। मतलब सब चीज़ के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं बेसिकली एओए के अंदर रिटर्न होते हैं। अल्ट्रेशंस की हम चेंज कैसे करेंगे,
जो MOA होता है उसको चेंज करना मुश्किल होता है AOA से। जो AOA होता है हमारा, उसको हम स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, या फिर जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी मेंबर्स के साथ कंसेंट लेके उनकी ईजिली चेंज कर सकते हैं AOA को। लेकिन जो MOA होता है उसके लिए आप कुछ क्लोजेस को तो आप खुद ही चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ अगर आपको सर्टेन चेंजेस अगर आपको चाहिए हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड NCLT की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए आपको जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। एप्लीकेबिलिटी कि कौन कितना एप्लीकेबल है। जो MOA है वो मैंडेटरी है, किसी भी टाइप की कंपनी है, अगर वो कंपनी हमारे इंडिया के अंदर, मुझे नहीं पता कि बाकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, अगर हमारे इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी फॉर्म हो रही है हमारी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, देन इट हैज़ टू ड्राफ्ट इट्स MOA फर्स्ट। इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस के अंदर MOA तो उसको बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो होल्डिंग कंपनी है, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, 1 पर्सन है, कैसी भी कंपनी है, उसको MOA डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम AOA की बात करें तो AOA जो है वो मैंडेटरी है, हाँ मैंडेटरी है ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। पब्लिक कंपनी AOA भी यूज़ कर सकती हैं और वो टेबल F के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो कर सकती हैं, मतलब AOA या फिर टेबल F उनके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो आई थिंक जो MOA है वो AOA से ज़्यादा एप्लीकेबल है। नोन एज किस नाम से जाना जाता है? MOA को हम चार्टर ऑफ कंपनी के नाम से जानते हैं एंड AOA को हम कंपनी की रूल बुक के नाम से जानते हैं। एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप, कि अगर इनके स्कोप से बियॉन्ड हम कुछ काम करते हैं तो क्या होगा। अगर MOA के स्कोप से बाहर कुछ काम किया जाएगा वो एब्सोल्युटली वॉइड होगा। एब्सोल्युटली वॉइड का मतलब होता है कि भाई इलीगल है और उसको हम ठीक कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई काम AOA के स्कोप से बाहर है लेकिन वो MOA के अंदर हो सकता है, देन जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस काम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब हमने काम कर दिया है, कंपनी ने वो काम कर दिया है, देन अगर हम शेयर होल्डर्स की कंसेंट ले लें उस काम के रिगार्डिंग, देन वो काम जो है वो वॉइड नहीं माना जाएगा, वो काम जो है वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर MOA के स्कोप से बाहर है तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता, तो वो काम जो है वो एब्सोल्युटली वॉइड ही रहेगा, इलीगल रहेगा। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel.